Hello students, I'm Sonu Kasana and let's start the second chapter from Geography, class 8th. The name of the chapter is Land, Soil, Water, Natural Vegetation and Wildlife Resources. Students, सबसे पहले आप समझिए लैंड, सॉइल एंड वाटर. लैंड आपको पता ही है ज़मीन होती है, पृथ्वी, धरती. सॉइल मिट्टी को कहते हैं जिससे मिलकर के लैंड बनी है. वाटर पानी होता है. नेचुरल वेजिटेशन यानी प्राकृतिक आवास, रहने की जगह. वेजिटेशन मीन्स वो जगह जहाँ कोई रहता है. एंड और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज और जो जंगली संसाधन है ना, जो जंगल में संसाधन उपलब्ध होते हैं वो. चलिए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं. इन चीज़ों के बारे में समझते हुए चलेंगे. अच्छा चैप्टर, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो ध्यान से देखते हुए चलेंगे. इन अ स्मॉल विलेज इन तंजानिया के एक छोटे गांव में, आफ्टर माम्बा गेट्स अप वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग टू फैच वाटर. अफ्रीका के एक छोटे गांव तंजानिया में माम्बा सुबह जल्दी उठती है पानी लाने के लिए या पानी खींचने के लिए. फैच वाटर है ना. सी हैज टू वॉक अ लॉन्ग वे एंड रिटर्न आफ्टर अ फ्यू आवर्स. उसे एक लंबी यात्रा करनी पड़ती है और वो कुछ घंटों के बाद वापस आती है, यानी घंटों लग जाते हैं पानी लाने के लिए. सी टेकन हेल्प्स हर मदर इन द हाउस एंड जॉइन हर ब्रदर इन द टेकिंग केयर ऑफ देयर गोड्स. वह अपनी मम्मी की सहायता करती है, मदर की सहायता करती है, माता जी की सहायता करती है घर के काम में, एंड अपने भाई की सहायता करती है अपनी भेड़ बकरियों की देखभाल के लिए. ऑल हर फैमिली ओन्स इज अ पीस ऑफ रॉकी लैंड अराउंड देयर स्मॉल हट. उनका घर जो है वो पूरी तरह से उस रॉकी लैंड यानी चट्टान वाली ज़मीन की शांति से घिरा हुआ है जो उसके छोटी सी झोंपड़ी के चारों ओर है. माम्बाज फादर कैन बेयरली ग्रो सम माइज एंड बीन्स. माम्बा के फादर पिताजी मुश्किल से ही थोड़ी मक्का और बीन्स उगा पाते हैं ऑन इट उस ज़मीन पर. आफ्टर टॉयलिंग हार्ड, काफ़ी जुताई करने के बाद. दिस इज़ नॉट इनफ टू फीड देयर फैमिली फॉर द होल ईयर. और यह पूरे साल उनके परिवार को खिलाने के लायक नहीं है. मतलब यह इतना नहीं है कि पूरा परिवार उनका, इससे पूरा परिवार का पूरे साल पेट भर सके, पालन पोषण हो सके. पीटर लिव्स इन द हार्ट ऑफ द शीप rearing region in the New Zealand where his family runs a wool processing factory. पीटर कहाँ रहता है? अभी माम्बा की बात करिए, पीटर की बात करते हैं. पीटर लिव्स इन द हर्ट, वह हृदय में रहता है, मतलब बिल्कुल बीच में रहता है. कहाँ? ऑफ द शीप रियरिंग रीजन, जहाँ पर भेड़ों को पाला जाता है. भेड़ अधिकृत क्षेत्र है, ज़्यादातर भेड़ होती हैं वहाँ पे न्यूजीलैंड में. वेयर हिज फैमिली रन्स अ वूल प्रोसेसिंग फैक्ट्री, जहाँ उनका परिवार एक वूल प्रोसेसिंग फैक्ट्री चलाता है, यानी ऊन बनाने का काम करता है. एवरी डे व्हेन ही रिटर्न्स फ्रॉम स्कूल, और प्रतिदिन जब वह स्कूल से वापस आता है, पीटर वॉचेज हिज अंकल, पीटर अपने अंकल को देखता है, टेकिंग केयर ऑफ देयर शिप, उनकी भेड़ों की देखभाल करते हुए. ठीक है, हम यहाँ से ट्रू फॉल्स भी लेते हुए चलेंगे. यहाँ से स्टार्ट करेंगे. एवरी डे व्हेन ही रिटर्न्स फ्रॉम स्कूल पीटर वॉचेज हिज अंकल टेकिंग केयर ऑफ देयर गोट्स. यहाँ पे सीप की जगह आप गोट्स कर लेंगे, GOATS, गोट्स, और इसे ये आपका हो जाएगा फॉल्स. ठीक है, माम्बा गोट्स की देखभाल करती है और पीटर सीप की. ध्यान रखेंगे. ठीक है, तो ये पहला वाला आपका फॉल्स हो जाएगा क्योंकि हमने यहाँ पे गोट चेंज कर दिया है. चलिए जी. देयर सीप यार्ड इज सिचुएटेड ऑन अ वाइडली ग्रासी प्लेन विद हिल्स इन द फार डिस्टेंस.
उनका जो यार्ड है, अहाता, चार दीवारी, जिस बाड़ा, हिंदी में बाड़ा भी कहते हैं उसको, इज सिचुएटेड, वह स्थित है ऑन अ वाइड ग्रासी प्लेन, एक चौड़े, लंबे चौड़े, हरे भरे, या आप घास से युक्त कह सकते हैं, घास युक्त समतल पर, विद हिल्स इन द फार डिस्टेंस, उनसे कुछ काफ़ी दूरी पर पर्वत हैं या हिल्स हैं, छोटी पहाड़ियाँ हैं। इट इज़ मैनेज्ड इन द साइंटिफिक वे, और ये मैनेज है एक वैज्ञानिक तकनीक के हिसाब से, यूजिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, मतलब जिसमें लेटेस्ट यानी कि आधुनिक तकनीक का प्रयोग किया गया है। टेक्नोलॉजी को हिंदी में तकनीक कहते हैं, तकनीक। पीटर्स फैमिली आल्सो ग्रोज वेजिटेबल्स थ्रू ऑर्गेनिक फार्मिंग। पीटर की फैमिली वेजिटेबल्स भी उगाती है, सब्जियां भी उगाती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग के द्वारा। ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं जिसमें केमिकल्स वगैरह का यूज नहीं किया जाता, उसमें फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स, एवरीथिंग यूज्ड ऑर्गेनिक्स, ओके, यानी कि केमिकल वाली चीज़ें यूज नहीं की जाती हैं, ना कीटनाशक ना ही उर्वरक। चलिए जी आगे चलते हैं। माम्बा एंड पीटर स्टे इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। माम्बा और पीटर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रहते हैं, एंड लीड वेरी डिफरेंट लाइफ्स, और वे बहुत अलग जीवन जीते हैं। दिस डिफरेंस इज़ बिकॉज ऑफ द डिफरेंसेस इन द क्वालिटी ऑफ लैंड, और ये जो अंतर है, ये अंतर किस वजह से है? ये ज़मीन की क्वालिटी यानी गुणवत्ता के हिसाब से अंतर है। कहाँ कहीं ज़मीन कैसी है, कहीं कैसी है, कहीं पथरीली है, कहीं, है ना, ये सारी चीज़ें, तो इस वजह से वहाँ पे वो डिफरेंस निकल करके आता है। सोइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन, यानी कि पानी की वजह से, मिट्टी की वजह से, और प्राकृतिक आवास की वजह से। एनिमल्स एंड द यूसेज ऑफ द टेक्नोलॉजी, पशुओं की वजह से और तकनीक के प्रयोग की वजह से। द अवेलेबिलिटी ऑफ सच रिसोर्सेज इन द मेन रीजन, और इन इस तरह की स्रोतों का अवेलेबिलिटी कहते हैं, मतलब उपलब्धता, उपलब्ध होना, मेन रीजन है प्लेसेस डिफर फ्रॉम ईच अदर, एक स्थान का दूसरे स्थान से अलग होने में। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। चलिए मूव फॉरवर्ड। अब लैंड के बारे में पढ़ते हैं। लैंड इज अमंग द मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। लैंड जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज में मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सेकंड आपका यहाँ से ट्रू फॉल्स आ जाता है, ये वाली लाइन कंप्लीट लिखेंगे, लैंड इज अमंग द मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स, और इसके सामने लिखेंगे ट्रू। ओके, चलिए जी, सेकंड हो गया आपका। इट कवर्स ओनली अबाउट 30% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस। इट कवर्स, ये कवर करता है, अबाउट लगभग 30%, लगभग 30%, परसेंट कहते हैं प्रतिशत, किसी चीज़ के 100 पार्ट्स करके उसमें जितना हिस्सा होता है उसे परसेंट कहा जाता है। द टोटल एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस, पूरी पृथ्वी के क्षेत्रफल का। एंड ऑल द पार्ट्स ऑफ द स्मॉल परसेंटेज आर नॉट हैबिटेबल, और सभी जो छोटे हिस्से हैं वह हैबिटेबल नहीं है, रहने योग्य नहीं है, है ना। 30% ये है, और जो बाकी के छोटे हिस्से हैं उन हिस्सों में वे हिस्से रहने लायक नहीं हैं, मतलब वहाँ सघन वन है या इस तरह की कोई भी चीज़ें हैं। द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इज मेनली ड्यू टू वेरिड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लैंड एंड क्लाइमेट। अनइवन कहते हैं असमान, जो असमान डिस्ट्रीब्यूशन है, वितरण है, यानी अलग अलग जगह फैलाव है, ऑफ पॉपुलेशन, आबादी का, इन डिफरेंट पार्ट्स, अलग अलग हिस्सों में, ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के, इज मेनली, वो मुख्यतः क्यों है, ड्यू टू वेराइड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लैंड एंड क्लाइमेट। वेराइड कहते हैं बिल अलग अलग प्रकार के होने का, अलग अलग प्रकार, कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं विशेषताएं, ऑफ द लैंड, ज़मीन की, एंड क्लाइमेट, और मौसम की, यानी कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में आबादी का अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन होना, वो ज़मीन के अलग अलग विशेषताओं के कारण है।
समझ में आ गया। द रज्ड टोपोग्राफी, स्टीप स्लोप ऑफ द माउंटेन्स, लो लाइंग एरियाज, सस्पेक्टिबल ऑफ वाटर, logging desert areas, thick forests areas are normally sparse, populated or uninhabited। ओके, आइए चलिए इन्हें समझ लेते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ जो रहने लायक नहीं है। क्यों रहने लायक नहीं है? जैसे द रग्ड टोपोग्राफी, जहाँ आपका ऊबड़ खाबड़ जगहें हैं, स्टीप स्लोप्स या ढलान है, ऑफ द माउंटेन्स, पर्वतों के, जो बहुत ऊबड़ खाबड़ जगह है या पर्वतों के ढलान हैं। लो लाइंग एरियाज, जहाँ ससेप्टिबल ऑफ वाटर, जहाँ ऐसी जगह हैं जहाँ पर पानी चारों तरफ से पानी घिर करके आ जाता हो। लो लाइंग, नीचे धंसे हुए एरियाज, है ना। एंड जस्ट सेकेंड, यस, एंड डेजर्ट एरियाज, जहाँ पर रेत की अधिकता होती है ना, बहुत ज़्यादा रेत हो वो जगह पर। थिक फॉरेस्ट, घने जंगल एरियाज फॉर नॉर्मली सरपासली पॉपुलेटेड, या तो उनमें बहुत थोड़ी मात्रा में आबादी होती है, और इनहेबिटेटेड, या वहाँ पे बिल्कुल भी आबादी नहीं होती। प्लेन्स एंड रिवर्स वैली ऑफर सुटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर, मैदान और दोआब, रिवर वैली, नदी घाटी, ऑफर सुटेबल लैंड, इनसे ही हमें सुटेबल लैंड मिलती है, सही ज़मीन मिलती है फॉर एग्रीकल्चर, ज़मीन के लिए। ठीक है, आ जाइए अब सेकंड आपका, थर्ड आपका ट्रू फॉल्स पे आ जाइए। प्लेन एंड रिवर वैली ऑफर्स डू नॉट ऑफर, प्लेन्स एंड रिवर वैली डू नॉट ऑफर, बस वैली के बाद डू नॉट लिखना है आपको, वैली के बाद डू नॉट ऑफर सुटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर। ये आपका ट्रू फॉल्स का थर्ड हो गया, आप इसे फॉल्स लिखेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा? प्लेन्स एंड रिवर डू नॉट ऑफर सुटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर। ठीक है, फॉल्स याद रहेगा। चलिए जी, हैंस दीज आर ऑफ डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ द वर्ल्ड, इसलिए ये दुनिया के सबसे ज़्यादा डेंस पॉपुलेटेड हैं। डेंस पॉपुलेटेड मतलब घनी आबादी, बेहिसाब आबादी। चलिए आज की वीडियो का कोड भी बता देते हैं। तो आज की वीडियो का कोड है HP। ओके, HP। चलिए, लैंड यूजेस, ज़मीन के यूजेस क्या क्या हैं? चलिए भाई, लैंड इज यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पजेज सच एज एग्रीकल्चर, ज़मीन का हम कई तरह से प्रयोग करते हैं अलग अलग प्रकार से, जैसे है कृषि के लिए, फॉरेस्ट्री पेड़ लगाने के लिए, माइनिंग खदान के लिए, बिल्डिंग हाउसेज घर बनाने के लिए, रोड्स सड़कें बनाने के लिए, एंड सिटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज और इंडस्ट्री लगाने के लिए, उद्योग लगाने के लिए। दिस इज कॉमनली टर्म्ड एज लैंड यूज, इसे ही हम क्या कहते हैं, सामान्य रूप से ज़मीन का प्रयोग कहते हैं। कैन यू लिस्ट आउट द डिफरेंट वेज, क्या तुम कुछ अलग तरीके से लिस्ट आउट कर सकते हो? इन विच मम्बा एंड पीटर फैमिली यूज देयर लैंड, कि मम्बा और पीटर की फैमिली किस तरह से ज़मीन का प्रयोग करती है ना। अगर आप कर सकते हैं तो आप करें इसे, इस क्वेश्चन को, बहुत इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है। अगर आप थोड़ा भी दिमाग लगाएंगे तो आप कर पाएंगे। चलिए, द यूज़ ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बाय द फिजिकल फैक्टर, और जो ज़मीन का जो यूज़ है वो डिटरमाइन किया जाता है, इसलिए समझा जा सकता है बाय फिजिकल फैक्टर, यानी भौगोलिक तथ्यों से, सच एज टोपोग्राफी, जैसे टोपोग्राफी, सोइल, क्लाइमेट, मिनरल्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, है ना, मिट्टी, मौसम, मिनरल्स और पानी की उपलब्धता। ह्यूमन फैक्टर्स सच एज पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी आर आल्सो इम्पोर्टेंट determinants of land use pattern। व्यक्ति और ह्यूमन फैक्टर सच एज आदमी भी एक तथ्य है, जैसे पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि आबादी और
तकनीक, ये भी महत्वपूर्ण हिस्से हैं ज़मीन के यूज़ के, है ना। लैंड ऑफ यूज़ ऑफ पैटर्न, जहाँ पे टेक्नोलॉजी और ह्यूमन होंगे वहाँ पे लैंड ज़्यादा यूज होगी। लैंड कैन आल्सो बी क्लासिफाइड, लैंड को क्लासीफाई किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एज प्राइवेट एंड लैंड एंड कम्युनिटी लैंड। अब हम ज़मीन को दो हिस्सों में ओनरशिप के आधार पर क्लासीफाई कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं। एक को कहेंगे हम प्राइवेट लैंड और दूसरे को कहेंगे हम कम्युनिटी लैंड। प्राइवेट कहते हैं निजी स्वामित्व वाली और कम्युनिटी कहते हैं सामुदायिक स्वामित्व वाली, है ना। सामुदायिक समझते हो, ग्रुप। प्राइवेट लैंड इज ओन्ड बाय इंडिविजुअल, प्राइवेट लैंड का कोई एक व्यक्ति मालिक होता है। वेरेज कम्युनिटी लैंड इज ओन्ड बाय द कम्युनिटी फॉर कॉमन यूजेस, और जो सामुदायिक ज़मीन होती है वो एक पूरे समुदाय की होती है और उसका कॉमन यूज़ किया जाता है। लाइक कलेक्शन ऑफ फोडर, जैसे फोडर के कलेक्शन के लिए, फ्रूट्स या फलों के कलेक्शन के लिए, नट्स जो वो होते हैं आपके, अरे बोलते हैं ना नट्स जो होते हैं ना, अखरोट्स वगैरह, और मेडिकल हर्ब्स या दवाइयों वाली झड़ियाँ, है ना, औषधीय पौधे। आर आल्सो कॉल्ड कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, और इन कम्युनिटी लैंड को कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए जी। प्रॉपर्टी पीपल एंड देयर डिमांड्स आर एवर ग्रोइंग बट द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज लिमिटेड। देखिए, व्यक्ति की मांगें हमेशा बढ़ती रहेंगी लेकिन ज़मीन तो सीमित रहनी है, ज़मीन तो नहीं बढ़ेगी। द क्वालिटी ऑफ लैंड आल्सो डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और ज़मीन की जो गुणवत्ता है वो भी अलग अलग स्थानों पर अलग अलग है। पीपल स्टार्टेड एनरोचिंग द कॉमन लैंड्स ऑफ टू बिल्ड अप कमर्शियल एरियाज। पीपल स्टार्टेड, लोगों ने एनरोचिंग करना शुरू कर दिया है कॉमन लैंड्स को, टू बिल्ड अप कमर्शियल एरियाज, उनमें भी वो कमर्शियल एरियाज बनाना शुरू कर दिया उन्हें, मतलब उन्हें भी अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करना शुरू कर दिया है। जैसे हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, उन पे घर बनाने शुरू कर दिए हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग। इन द अर्बन एरियाज़, गांव वाले क्षेत्र, शहरी क्षेत्रों में सॉरी। एंड टू एक्सपेंड द एग्रीकल्चर, और कृषि को बढ़ावा, एग्रीकल्चर लैंड और कृषि की ज़मीन को बढ़ाने के लिए इन द रूरल एरियाज, गांव के क्षेत्र में। तो जो कॉमन यूज़ वाली हमारी कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज थे, उन्हें हमने शहरों में भवन निर्माण के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए, और गांव में एग्रीकल्चर लैंड को बढ़ाने के लिए यूज करना शुरू कर दिया है। टुडे द वास्ट चेंजेस इन द लैंड यूज पैटर्न आल्सो रिफ्लेक्ट द कल्चरल चेंजेस इन आवर सोसाइटी। आज जो बड़ा बदलाव है ज़मीन के प्रयोग में, आल्सो रिफ्लेक्ट द कल्चरल चेंज, उससे हमारा सांस्कृतिक बदलाव भी दिखाई देता है हमारे समाज में। लैंड डिग्रेडेशन, ज़मीन का डिग्रेडेशन हो रहा है। लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, लैंडस्लाइड समझते हैं भूस्खलन, है ना। सोइल इरोजन, मृदा क्षय, मैं मतलब सही से समझाता हूँ, ये हिंदी के शब्द हो गए ज़्यादा डिफ़िकल्ट। जैसे लैंडस्लाइड्स होता है ना, मैंने बताया आपको, भूस्खलन तो मतलब मिट्टी का खिसक जाना। सोइल इरोजन मिट्टी का कट जाना, मतलब मिट्टी का बह जाना एक स्थान से जगह से, तो उसे सोइल इरोजन कहते हैं। अंग्रेजी में, हिंदी में कहते हैं इसको मृदा अपक्षय, मृदा क्षय, है ना। चलिए, ज़्यादा डिफ़िकल्ट हिंदी में जाते। डेजर्टिफिकेशन, और मतलब डेजर्ट बनते जा रहे हैं, यानी कि मरुस्थल, आर द मेजर थ्रेट टू द एनवायरनमेंट। ये बड़ी समस्याएं हैं पर्यावरण के सामने, बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़। कृषि भूमि और निर्माण, भवन निर्माण के कार्य क्रियाकलापों के कारण, इनकी वजह से ये समस्याएं आती हुई जा रही हैं। चलिए जी, ये और देख लेते हैं, थोड़ा सा बचा हुआ है, इस वाले को कर लेते हैं। चलिए,
हाँ, आता है आपका लैंड कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज। कंजर्वेशन कहते हैं संरक्षण, मतलब किसी चीज़ को सुरक्षित करना। ठीक है, तो उन लैंड रिसोर्सेज को हम संरक्षित करें, कैसे करेंगे, चलिए आ जाइए देख लेते हैं। तो बात आती है, ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड दियर एवर ग्रोइंग डिमांड्स हैज लेड टू अ लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट कवर एंड arable land and has created a fear of losing this natural resource. ग्रोइंग पॉपुलेशन, बढ़ती हुई आबादी, एंड देयर एवर ग्रोइंग डिमांड्स, और उनकी हमेशा बढ़ती हुई मांग, हैज लेड टू ए लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन, इससे एक बहुत बड़े डिस्ट्रक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, और फॉरेस्ट यानी वनों के, टू कवर एंड अरेबल लैंड, जमीन को हड़पने और उस पर अधिकार करने, एंड हैज़ क्रिएटेड ए फियर, और इससे एक डर उत्पन्न हो गया है, ऑफ लूजिंग दिस नेचुरल रिसोर्स, इस प्राकृतिक संसाधन के खो देने का, है ना। देयर फॉर अतः द प्रजेंट रेट ऑफ डिग्रेडेशन, जो वर्तमान रेट है, दर है डिग्रेडेशन की, ऑफ लैंड, जमीन के, मस्ट बी चेक्ड, उसको चेक किया जाए। एफोरेस्टेशन यानी जो वनों की कटाई है। लैंड रिक्लेमेशन, जमीन का रिक्लेमेशन। रेगुलेटेड यूज़, लगातार प्रयोग, ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स, रासायनिक पेस्टिसाइड्स का, एंड फर्टिलाइजर्स, और फर्टिलाइजर्स का। मैंने फर्टिलाइजर्स बताया था आपको, हिंदी में उर्वरक, और पेस्टिसाइड्स को कहते हैं कीटनाशक। एंड चेक्स ऑन द ओवरग्रेजिंग, और चेक्स किया जाना चाहिए ओवरग्रेजिंग, आर सम ऑफ द कॉमन मेथड्स, ये कुछ कॉमन तरीके हैं यूज्ड टू कंजर्व एंड लैंड रिसोर्सेज, जो हम भू स्रोत हैं, भूमि स्रोत जो हैं, उन्हें जिनसे कंजर्व कर सकते हैं। चलिए सॉइल के बारे में पढ़ लेते हैं। लैंड हमने पढ़ लिया कैसे किया, अब सॉइल के बारे में। द थिन लेयर ऑफ द ग्रैनी सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉइल, जो ऊपर का बारीक परत है, जो उपजाऊ परत है, वो हमारी क्या कहलाती है, मिट्टी कहलाती है। इट इज़ क्लोजली लिंक्ड टू लैंड, और ये ज़मीन से क्लोजली लिंक्ड है, जुड़ी हुई है। लैंड फॉर्म्स डिटरमाइन द टाइप ऑफ सॉइल, लैंड फॉर्म जो होती है, इसमें सॉइल्स के टाइप आते हैं। सॉइल इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, सॉइल जो है वो ऑर्गेनिक मैटर से बनी हुई है। मैटर यहाँ पे मतलब वस्तु है, मैटर चीज़ें। मिनरल्स से बनी हुई है, एंड वेदर्ड रॉक्स, या चट्टानों से बनी हुई है, फाउंड ऑन अर्थ, जो ज़मीन पर प्राप्त होती हैं। दिस हैपन्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग, ये जो प्रोसेस होता है, ये वेदरिंग के थ्रू होता है। ठीक है भाई, ये वेदरिंग के थ्रू होता है। द राइट मिक्स ऑफ मिनरल्स का सही तरह से मिक्स होना, एंड ऑर्गेनिक मैटर, और ऑर्गेनिक मैटर्स का, चीज़ों का, मेक द सॉइल फर्टाइल, यही मिट्टी को क्या बनाता है, फर्टाइल बनाता है, उपजाऊ बनाता है। उपजाऊ का अर्थ होता है जहाँ फसलें वगैरह हो सकें, उपजाऊ। ओके, चलिए स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक